हर रोज यही हाल है। सुबह उठो, जंगल आओ और शाम को खाली हाथ लौटो। घर में बूढ़ी माँ पूछती है, आज क्या लाया? मैं क्या कहूँ? आज तो कुछ लेकर ही लौटूंगा। यार रब, कुछ तो करो। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई देती है। सुरेश चौंक कर खड़ा हो जाता है। ये क्या चमक रहा है? वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और तभी उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा हिरन खड़ा होता है, पूरा शरीर सोने जैसा चमकता हुआ। अरे रे रे, ये क्या है? जंगल के बीचों बीच सुनहरा हिरन? ये सपना तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो सचमुच है। किंतु सोने का हिरन, ये कैसे हो सकता है? अगर इसे पकड़ लिया तो लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गरीबी, रोज रोज की तंगी, सब खत्म। हिरन सुरेश की ओर देखता है, फिर भागने लगता है। सुरेश उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अचानक हिरन रुक जाता है। सुरेश भी रुक जाता है। अब कहाँ जाएगा? इधर आजा। और तभी हिरन बोल उठता है, बस करो इंसान। हिरन की आवाज सुनकर सुरेश के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। अरे बाप रे, तू बोल कैसे रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? या जंगल में कोई जादू चल रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, किंतु तुम मेरे पीछे भागना बंद कर दो। सच? बोलने वाला हिरन सच होता है? तू कोई मायावी प्राणी है क्या? जो भी है, आज तुझे पकड़ूंगा। मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, मत पकड़ो मुझे। क्यों ना पकड़ो? तू जानता है मैं कौन हूँ? लकड़हारा हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लकड़ी काटता रहा हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई इंसान नहीं बताता। ओहो हो, अब तू ज्ञान भी देगा? पहले ही बोलकर दिमाग हिला दिया है। सुनहरा सच सुनना चाहते हो? सुरेश थोड़ी देर सोचता है, फिर हिरन को बोलता है, ठीक है, भाग नहीं रहे हो तो बोलो, पर अगर झूठ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। वादा करो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, नहीं पकड़ूंगा। अब बोल। मैं एक नेक हिरन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कुछ पल के बारे में बता सकती हूँ। तुम शादी करोगे, पर वो औरत इंसान नहीं होगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई मायावी इंसान थोड़ी हूँ। इंसान से नहीं तो भला किससे होगी? तुम्हारे बच्चे होंगे, पर वो भी एक समय बाद तुमसे अलग हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह अकेले रह जाओगे। बस मौत हो गया। मैं ये सब नहीं मानता। डराने की कोशिश मत कर। सुनहरा हिरन आगे कुछ नहीं बोलता। तेज रोशनी फैलती है और वो गायब हो जाता है। अब ये कहाँ गायब हो गया? खैर, मैं इस नीम के पेड़ को काट देता हूँ। आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर सुरेश पेड़ काटने लगता है और फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। रात होती है। सुरेश चारपाई पर लेटा होता है। उसके मन में बार बार सुनहरे हिरन की वो बात याद आ रही थी। बोलता हुआ हिरण और ऐसी बातें कहीं सच तो नहीं? नहीं, सब वहम था। सुरेश सो जाता है। अगले दिन वो वापस अपने दिनचर्या में आ जाता है। ऐसे ही बहुत महीने बाद एक सुबह सुरेश घर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर जाता है। काफी देर तक पेड़ ढूंढने के बाद वो एक पेड़ को काटने लगता है। तभी पास की झाड़ी से एक इच्छाधारी नागिन उसे देख रही होती है। इतने दिनों बाद कोई इंसान देखा है, किंतु ये युवक कौन है और इस इलाके में कैसे आ गया? इतने दिनों से अकेली हूँ। मैं जाकर इससे बात करती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे मेरे इंसानी रूप में आना होगा। तभी अचानक एक रोशनी के साथ वो अचानक एक सुंदर युवती में बदल जाती है। वो झाड़ियों के पीछे से निकलकर सुरेश के सामने जाती है। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम यहाँ अचानक से किस प्रकार आ गई? मैं सुरेश हूँ। जंगल के पास की झोपड़ी में रहता हूँ। लकड़ी काटने आया हूँ। किंतु तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ अकेली हो? मेरा नाम संजना है। मैं यही रहती हूँ। किंतु क्या तुम नहीं जानते, इस इलाके में कई जंगली जानवर और जहरीले सांप रहते हैं। क्या करूं? मैं गरीब हूँ। घर में माँ है। पेट भरने के लिए करना पड़ता है। नागिन सुरेश के मेहनती स्वभाव से प्रसन्न हो जाती है।
मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुरेश ज्यादा नहीं सोचता और हाँ कह देता है। अब दोनों की बात होने लगती है। सुरेश हर दिन जंगल में आता और घंटों तक दोनों बात करते, किंतु संजना हर दिन एक निश्चित समय पर अचानक चली जाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुरेश और संजना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आज मैं संजना को अपने दिल की बात बता दूंगा। उसे मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव दूंगा। सुरेश 1 टन के जंगल जाता है। संजना हर रोज की तरह उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बात करने लगते हैं। संजना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करने लगा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये बात सुन संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुप हो जाती है। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर ऐसा है तो मैं तुम पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। नहीं सुरेश, ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, किंतु ये असंभव नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं। तुम सच नहीं जानते। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर मसला क्या है और कैसा सच? तभी वही समय हो जाता है जिस समय संजना हर रोज अचानक चली जाती थी। अभी मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें कल बताती हूँ पूरी बात। सुरेश संजना को रोक लेता है। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बताना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हम क्यों शादी नहीं कर सकते और तुम रोज कहाँ चली जाती हो? सुरेश संजना से ये सब पूछ ही रहा था कि इतने में संजना अपने नागिन रूप में आ जाती है। सुरेश चौंक जाता है। ओह सांप, सांप कोई बचाओ! संजना कहाँ गई और ये सांप कहाँ से आया? ये मैं ही हूँ सुरेश। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और रोज इसी समय मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। इसीलिए मैं चली जाती थी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये किस प्रकार संभव है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तभी नीचे की झाड़ियों से वही सुनहरा हिरन बाहर आता है जिसे कई दिनों पहले सुरेश ने पकड़ा था। हिरन नागिन और सुरेश की पूरी बात सुन चुका होता है। उन दोनों के बीच के प्यार को देख वो सोच में चला जाता है। पहली बार किसी इंसान और नागिन में संबंध देखा है। तुम दोनों के मन सच्चे हैं और उस दिन सुरेश तुमने मुझे जाने दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में तुम हमारी मदद करोगे? क्या मैं और संजना शादी कर पाएंगे? सुरेश, संजना, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। बताइए, चाहे जितनी मुश्किल हो, बस हमें अलग मत कीजिए। अगर मैं इंसान बनकर हमेशा उसके साथ रह सकूं, तो मैं हर कठिनाई सह लूंगी। ठीक है, तो सुनो। इस जंगल के बहुत अंदर एक सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ पर एक फल लगता है। अगर संजना उस फल को खा ले तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। सच? फिर तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी जिंदगी में कभी किसी मासूम का दिल दुखाया, किसी के साथ अन्याय किया या किसी को दर्द पहुंचाया, तो उस पल संजना फिर से नागिन बन जाएगी और वापस वो कभी इंसान नहीं बन पाएगी। ये सुनकर संजना घबरा जाती है। सुरेश, अगर कभी गलती हो गई तो? नहीं होगी। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। मैं वादा करता हूं। आपने हमारी जिंदगी बचा ली। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। अगर आज आप नहीं मिलते तो शायद हमारा प्यार अधूरा रह जाता। जाओ पेड़ के पास और याद रखना, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। इतना कहकर वो तेज रोशनी में गायब हो जाता है। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जंगल की और अंदर बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक पूरे जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। देखो, वो सामने क्या है? उनकी आंखों के सामने एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही होती हैं। बीच में एक फल लटक रहा होता है। यही है सुनहरा पेड़। हमने ढूंढ लिया।
सच में ढूंढ लिया। संजना पेड़ के पास जाती है और फल तोड़कर खा लेती है। तेज रोशनी फैलती है। संजना इंसानी रूप में खड़ी होती है। मैं इंसान हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। संजना इंसान रूप में आ जाती है। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब उनका हंसता हुआ परिवार था। उन्हें एक बेटी और एक बेटा हुआ। सब सही चल रहा था, किंतु संजना की सास और संजना में आए दिन बहस होती। एक दिन की बात है। माँ, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, गरम गरम है, खा लीजिए। ये क्या बना दिया है? ये सब्जी तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती। ऊपर से ये ठंडी भी लग रही है। नहीं माँ, अभी अभी उतारी है चूल्हे से। अगर चाहे तो मैं फिर से गरम कर दूं? नहीं, अब क्या गरम करोगी? तुम्हारे हाथ का खाना मुझे पचता ही नहीं। पहले जैसी बात नहीं रही। संजना चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए माँ, मैं बना दूंगी। छोड़ो, भूख ही नहीं है। इतने में सुरेश बाहर से आता है। वो पूरा दृश्य देख चुका होता है। माँ, ये क्या बात हुई? संजना ने मेहनत से खाना बनाया है। अब इसको समझाना भी गुनाह हो गया है क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कह दिया। माँ, आप हर बात में कमी निकाल देती हो। खाना गरम है, स्वाद भी ठीक है। आप बेवजह बात बढ़ा रही हो। सुरेश संजना की तरफ देखता है। तुम रहने दो संजना, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस माँ का ख्याल रखना चाहती थी, पर इनका तो रोज रोज का नाटक हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इनको पसंद नहीं आता। माँ को आदत है हर बात पर नाटक करने की। तुम दिल छोटा मत करो। माँ को बेटे की बातों का बुरा लग जाता है। वो कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप उठकर अंदर चली जाती है। अब तो बेटे की नजर में भी मैं ही गलत हूँ। यही दिन देखना बस बाकी रह गया था। अब बहुत हो गया। इस बहू ने मेरे भोले बेटे को फंसा लिया है। सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश अपने काम पर चला जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बेटा भी अब पराया हो गया। बहू के सामने मेरी कोई कीमत नहीं रही। अब ये बूढ़ी अकेली है। वैसे इसने सच कहा था। मैं रोज इसको खराब खाना देती हूँ, लेकिन कोई इस बूढ़ी पर यकीन नहीं करता। चलो, अब इस बूढ़ी से काम कराती हूँ। संजना कमरे से बाहर आती है। अरे, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया। इतना भी काम चोर होना बेकार है। पता नहीं कितनी आलसी है तू बुढ़िया। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर मैंने काम किया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो घर का सारा काम भी मैं करूं? क्या तुम बस खाने के लिए ही हमारे ऊपर बोझ बनी बैठी हो? बेटी, मैं बर्तन धो दूंगी और घर में भी साफ सफाई कर दूंगी। इतने में सुरेश घर में आता है। क्या हो रहा है यहाँ? अब किस बात पर बहस हो रही है? देखिए, आज मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने माँ से कहा कि आप थोड़ा सा हाथ बटा दें, पर इन्होंने मुझे बहुत उल्टी सीधी सुनाई। माँ, आपको जरा भी समझ नहीं है? बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या आपको पता है संजना कितनी शरीफ है? उसकी तबीयत सही नहीं है, पर आपसे इतनी मदद मांगने के बाद भी आपने उसको इतनी सुनाई। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संजना का गुस्सा और बढ़ जाता है। हर दिन यही होता है, कभी खाने में शिकायत, कभी बातों में ताना। अब काम तक आ गई बात। माँ, आप रोज रोज घर में क्लेश करती हैं। हम शांति से जीना चाहते हैं। तो अब माँ बोझ बन गई है। अगर आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो कहीं और चली जाइए। क्या बेटा, तू अपनी माँ को घर से निकाल रहा है? हाँ माँ, आप कुछ दिन के लिए कहीं चली जाइए। यहाँ रोज रोज लड़ाई ठीक नहीं। मैंने तुम्हें जन्म दिया, आज तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब जाइए। माँ धीरे धीरे उठती है। रब तुम्हें खुश रखे बेटा, मैं जा रही हूँ। माँ घर से निकल जाती है। जंगल के दूसरे छोर तक जाती है। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। या रब, क्या यही मेरे कर्मों का फल था? उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं। माँ के आंसू गिरते ही उसी पल संजना को तेज चक्कर आता है। सुरेश, मुझे अजीब लग रहा है। अचानक वही सुनहरी रोशनी फैलती है
और संजना दर्द से चिल्ला उठती है। संजना, ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते संजना नागिन में बदल जाती है। नहीं, ये कैसे? उसे सुनहरे हिरन की बात याद आती है। ये हमसे इतना बड़ा पाप हो गया। अपने बारे में सिर्फ सोचा हमने और माँ का दिल तोड़ दिया। संजना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पछतावा होने लगता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बच्चों को सच पता चल गया तो मैं वापस जंगल में जा रही हूँ। संजना जंगल की ओर चली जाती है। सुरेश माँ को ढूंढने निकलता है। पूरे जंगल में आवाज देता, लेकिन माँ कहीं नहीं मिलती। वो वापस घर लौट जाता है। बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। बाबा, माँ कहाँ है? माँ कुछ दिनों के लिए कहीं गई है। उधर जंगल में संजना अकेली रह रही होती है। इंसान की दुनिया और सांपों की दुनिया दोनों के बीच फंसी हुई। कई साल बीत जाते हैं। दीदी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि बाबा हमसे पूरा सच नहीं कहते? जब भी माँ का नाम आता है वो बात बदल देते हैं। मुझे भी यही लगता है। अगर माँ सच में कहीं चली गई होती तो बाबा इतना डरते क्यों? उनकी आंखों में आज भी वही पछतावा दिखता है। और दादी, वो भी तो अचानक गायब हो गई थी। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है माँ और दादी दोनों की कहानी एक ही है। तो फिर क्या हम जिंदगी भर बस इंतजार करते रहें? नहीं, अब हमें खुद चलकर सच ढूंढना होगा। बाबा को बताए बिना? अगर बताएंगे तो वो हमें रोक लेंगे और शायद कभी हमें जाने ही ना दें। दोनों चुपचाप फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह सुरेश रोज की तरह जंगल चला जाता है। बच्चे धीरे धीरे घर की दहलीज पार करते हैं। सुरेश शाम को घर लौटता है तो घर खाली पाता है। बेटा, बेटी? कोई जवाब नहीं मिलता। अरे, बच्चे कहाँ चले गए? सुरेश को सुनेरी हिरन की बात याद आ जाती है। वो जमीन पर बैठ जाता है। नहीं, ये भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पहले माँ गई, फिर संजना गई, और अब बच्चे भी। रब क्यों? अब मेरे पास क्या बचा? सुरेश बच्चों को कई जगह ढूंढता है, किंतु थक हार के वापस आ जाता है। इधर बच्चे कई गांव पार करते हैं। वो दादी की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दादी बाहर आंगन में बैठी थी। वो उन्हें पहचान लेते हैं। तुम लोग कौन हो? इस जंगल में बच्चे कैसे आ गए? दादी, हम आपके पोते पोती हैं। दादी की आंखें भर आती हैं। इतने सालों बाद रब ने मेरी सुन ली। हम आपको और माँ दोनों को ढूंढ रहे हैं। दादी चौंक जाती है। माँ को ढूंढ रहे हो? सुरेश ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं दादी, वो बस कहते हैं माँ कहीं चली गई। किंतु क्यों? दादी, आप घर क्यों छोड़कर गई थी? उस दिन मैं टूट गई थी। अपने ही बेटे के हाथों अपमानित हुई थी। दादी, बाबा आज भी अकेले हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। फिर वो दोनों अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक तलाश करते हैं। फिर एक दिन तालाब किनारे बैठे रहते हैं। उसी तालाब के किनारे उसकी माँ संजना भी रहती थी। उनकी आवाज सुन संजना बाहर आती है और उनकी बात सुनने लगती है। भैया, क्या माँ हमें पहचान पाएंगी? माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती। झाड़ियों से नागिन निकलती है। भैया, सांप! डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये क्या? ये बोल कैसे सकती है? वो सब मैं अभी नहीं बता सकती, किंतु मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो माँ होकर भी बताए नहीं जा सकते। इस जंगल में एक सुनहरा हिरन रहता है। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वही कर सकता है। उसकी गुफा पहाड़ी के भीतर है। वहां जाकर अपने दिल की बात कहना। वो धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाती है। दोनों बच्चे संजना के बताए रास्ते की ओर बढ़ते हैं। गुफा के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही होती है। दोनों बच्चे डरते डरते गुफा के अंदर जाते हैं। कौन हो तुम और इतनी दूर मेरे निवास तक कैसे आ पहुंचे? हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। हमने सुना है कि आप हर सच जानते हैं। मदद? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? हम सुरेश के बच्चे हैं और हमारी माँ कहीं खो गई है।
सुरेश, क्या वही लकड़हारा जिसने एक दिन मुझे छोड़ दिया था? हाँ, वही हमारे पिता है। बच्चे पूरी कहानी बताते हैं। दादी का घर से जाना, माँ का गायब होना। मुझे विश्वास नहीं होता। कैसे कोई इंसान अपनी ही माँ का अपमान कर सकता है? कैसे अपने ही हाथों से अपने भाग्य को तोड़ सकता है? क्या मतलब भाग्य तोड़ना? वो नागिन जिसने तुम्हें ये भेजा है, वही तुम्हारी माँ है। हिरन उन दोनों को अतीत की सारी बातें बताता है। क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? क्या हमारी माँ वापस इंसान बन सकती है? अब रोने का समय नहीं है। अगर समाधान चाहिए तो पहले अपने पिता को सच का सामना करना होगा। चलो, मुझे तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाना है। सुरेश घर के आंगन में बैठा होता है। तभी बच्चे और सुनहरा हिरण सामने आते हैं। तुम और ये सुनहरा हिरन? सुरेश, आज भाग नहीं पाओगे। आज तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। दादी भी सामने आती है। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने गुस्से में आपको घर से निकाल दिया। हर दिन, हर रात में उसी गलती में पछताता रहा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं एक बुरा बेटा साबित हुआ। बेटा, माँ का दिल टूट सकता है, लेकिन वह अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती। तुम्हारे पश्चाताप में सच्चाई है, और यही सच्चाई किसी भी बद्दुआ से बड़ी होती है। चलो, अब समय है अब ठीक करने का। सब लोग झील के किनारे पहुंचते हैं। झाड़ियों से नागिन निकलती है। बच्चे रोते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ, हम जान गए हैं, आप ही हमारी माँ हो। मुझे माफ कर दो माँ जी। अगर मैंने उस दिन कुछ न कहा होता तो शायद ये सब न होता। मैंने जानकर आपका दिल दुखाया। बेटी, अगर मेरा दिल टूटा था तो आज जुड़ भी गया। संजना, मैंने माँ का दिल तोड़ा और उसी पल तुम्हें खो दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका। आज सबके दिल साफ हैं। आज पछतावा, प्रेम और क्षमा तीनों एक साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आज ये बद्दुआ तोड़ सकता हूँ। सुनहरा हिरन अपनी आंखें बंद करता है। पूरी झील सुनहरी रोशनी से भर जाती है। नागिन चमक में घिर जाती है। धीरे धीरे संजना फिर से इंसान बन जाती है। संजना बच्चों को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद घर फिर से बस गया और पूरे परिवार ने बाकी जिंदगी सुखी संपन्न होकर गुजारी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि गलत काम का फल हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।